Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is stylistic. It is also one of the branch of linguistic. तो स्टाइलिस्टिक का जो वर्ड है ना, ये स्टाइल से निकला है। तो इसके जो है ना, मैं आपको आज दो नोट्स लेक्चर पढ़ाऊंगी। एक तभी तो ये जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने लगी हूँ ना, ये जो आपको मैंने फाइल सेंड की है ना, लिंग्विस्टिक नोट्स बाय नाज़िश अली, वहाँ से डिलीवर करी हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक फ़ाइल से जो है ना इसका लेक्चर दूँगी। तो आपने इन दोनों को जो है ना मिक्सअप करके अपने जो है ना असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। Stylistic is a systematic way of exploring a literary text, especially the language of a text, or tries to explain and how language creates meaning, style and certain effect. अब स्टाइलिस्टिक में जो है ना राइटर का स्टाइल आ जाता है कि उसमें जो है वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। किसी भी लिटरेरी वर्क में जो है किस तरह की टेक्स्ट जब उसने लिखी है उसमें उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा यूज़ किया, उसने लैंग्वेज कैसे यूज़ किया, उसने वर्डिंग कैसे इस्तेमाल किए। जैसा कि हमने पार्ट 1 में प्रोज में पढ़ा था ना, हमने हर राइटर का प्रोज स्टाइल किया था कि किसने जो है एम्बिगियस वर्ड यूज़ किए हैं, किसने जो है ना रिटोरिकल टोन यूज़ की है। डिफरेंट हमने राइटर्स के स्टाइल पढ़े थे। द स्टडी ऑफ स्टाइलिस्टिक इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टूल्स टू एनालाइज अ लिटरेरी पीस फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंग्वेज। अब क्या है कि जब स्टाइलिस्टिक को जो स्टडी किया जाता है ना, इसमें किसी भी जो है लिटरेरी वर्क हो, वो चाहे कोई पोइम है, ड्रामा है, नावल है या शॉर्ट स्टोरी है, उसकी जो है उसकी लैंग्वेज को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली उसको जो है ना स्टडी किया जाता है। देयर आर नंबर ऑफ स्कॉलर्स हु आर इंगेज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट जनरल लिटरेचर सच एज प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, वन एक्ट प्ले विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिस्टिक। मतलब इन सब को जो इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, इन सब का जो एनालिसिस है ना, वो पोइट्री है, ड्रामा या फिर शॉर्ट स्टोरी, उसका स्टाइलिस्टिक में जो है ना एनालिसिस किया जाता है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो किस तरह की है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ पोइट्री इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म इन स्टाइलिस्टिक। अब जब पोइट्री का अपने इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करना होता है ना, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जिनके अगर आपको पता हो तो आप उसका एनालिसिस जो है ना कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द लिटरेचर आर टू बी मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट विदाउट लुकिंग एट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव यूजेज ऑफ लेक्सिकल आइटम्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द पोइम ऑफ एनी सॉर्ट। अब मतलब जब आप लोग पोइम करते हैं, जब आप लोगों ने पार्ट 1 में जो थी क्लासिकल पोइट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपके लिए पैराडाइज लॉस्ट, द रेप ऑफ लॉ, ये सब कुछ जो थी ना सिर्फ एक स्टोरीज़ की तरह थी। लेकिन जैसे जैसे आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते गए, डेवलप करते गए, मतलब आप पार्ट 2 में आ गया, पार्ट 2 का आपका लास्ट जो सब्जेक्ट है वो जो ऑप्शनल लिंग्विस्टिक वो चल रहा है। तो अब तक आपको पता चल गया कि जब भी आपने कोई पोइम पढ़नी है तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है, उसको आपने कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है, उसका आपने जनरल आइडिया बताना है क्रिटिकल एनालिसिस में, उसका टाइटल डिस्कस करना है, आपने उसके थीम्स बताने हैं, उसके सिंबोलिज्म बतानी है, उसकी आयरनी बतानी है, उसके जो है ना उसकी राइमिंग स्कीम को बताना है, उसके जो है रिदमेटिक पैटर्न को बताना है। ये सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाती हैं। लेकिन जब आपने स्टार्ट में पढ़ा था तब आपको इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं था पता। आपको सिर्फ ये पता था कि ये एक पोएम है, इसको पैराडाइज लॉस्ट को जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखा है, और हमने इसको जो है ना एज अ स्टोरी हमने सिर्फ पढ़ा था। लेकिन बाद में जो है अब आपने पार्ट 2 में जितनी भी पोइम्स पढ़ी हैं, तो आपको हर पोइम का जो है क्रिटिकल एनालिसिस मैंने करवाया है। तो उसको करवाने का मकसद क्या था कि यानी आप उसको हर जो है राइटर को जो है एनालाइज करें। आगे देखिए, द प्रेजेंट आर्टिकल इज एक्सक्लूसिवली ड्यूटी टू द रूडिमेंट्री स्टडी ऑफ स्टाइलिस्टिक एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। क्योंकि ये भी जो है ना स्टाइलिस्टिक जो है बहुत अहम ब्रांच है लिंग्विस्टिक की। इन द बिगनिंग इट ऑफर्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्टाइलिस्टिक एज अ लिंग्विस्टिक डिसिप्लिन, एग्जामिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अनफोल्ड्स इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन इन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब इसकी जो लिंग्विस्टिक की जो है ना डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, या फिर इसके जो है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, इनमें से जो आपको ईजी लगे ना वो आपने अपने असाइनमेंट में 2 से 3 जो है ना वो ऐड कर लेनी है। अब कीवर्ड्स, यानी स्टाइलिस्टिक के लिए जो है ना कीवर्ड्स डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं। स्टाइल भी इसको कहा जा सकता है, स्टाइलिस्टिक भी कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं, डेविएशन भी कह सकते हैं, डाइकॉनिक व्यू भी कह सकते हैं, फोरग्राउंडिंग फिगरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं। स्टाइलिस्टिक और डाइकॉनिक व्यू, हिस्टोरिकल स्पीकिंग, द स्टडी ऑफ स्टाइल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द लिटरेरी स्कॉलरशिप ऑफ द ग्रीक एंड रोमन इन 15th सेंचुरी BC। के ये टर्म जो थी वो 15th सेंचुरी BC में ग्रीक्स और रोमन ने जो थी इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन दिस पीरियड रिटोरिक वाज द डोमिनेंट आर्ट। This discipline was a set of rules and strategies which enables writers and orators to speak well. अब इस को रूल को फॉलो करते हुए, इस स्टाइलिस्टिक जो है ना वे को फॉलो करते हुए जो राइटर्स हैं ना वो एक अच्छे अंदाज में जो है ना अपनी जो है ना अपने वर्क, लिटरेरी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे फुली डेकोरेटेड द लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं, उसकी एम्बेलिशमेंट करते हैं विद ऑल द फिगर्स एंड ट्रूप्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द फीलिंग एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस। कि यानी जो उसके ऑडियंस को, उसके रीडर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेस करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीडर्स को का इंटरेस्ट डेवलप हो। स्टाइल
stylistic as a sub-discipline came in the limelight in the second half of 20th century with the publication of number of books that included many articles on stylistic. मतलब 20th century के second half में मिड में जो है काफ़ी बुक्स ऐसी जो थी वो स्टाइलिस्टिक पे जो थी वो पब्लिश हुई, जिसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई. ऑन वन ऑफ द आर्टिकल्स वर रिटन बाय रोमन जैकबसन इन द सीबॉक्स बुक इंटाइटल्ड एज क्लोजिंग स्टेटमेंट लिंग्विस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स. मतलब एक बुक थी जिसका नाम सीबॉक्स बुक है, उसमें इसके ना क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिक्स के नाम से जो था ना एक आर्टिकल ऐड किया गया स्टाइलिस्टिक पे. जैकबसन इज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टाइलिस्टिक एज प्रॉमिसिंग ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक. यानी एक बहुत ही अहम फिगर रहा है, एक अहम पर्सन रहा है जिसने स्टाइलिस्टिक की ब्रांच की डेवलपमेंट में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा इसके लिए वर्क किया. Another point in the historical development of stylistic is that it was an extension of literary criticism in the early 20th century. अब आपने literary criticism पढ़ा है जो कि हमारा पार्ट 2 का सब्जेक्ट नंबर 4 था. तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी आप लोग जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, उसमें भी आप जो है ना दूसरे राइटर्स के स्टाइल पे जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं. हमने जितने भी राइटर्स पढ़े हैं उसमें ये क्रिटिसाइज़ किया गया ना कि किसी ने जो है लैंग्वेज सही नहीं यूज़ की, किसी ने जो है वो मिसगाइड किया है लोगों को, किसी में हमने कुछ पढ़ा है. और इसके अलावा एक आपने जो है एक आपके पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी जो है आपके एंड वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि इसका प्रैक्टिकल जो है ना क्रिटिसिज्म करें. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाली मैंने आप लोगों के कहने पे एक वीडियो भी बनाई थी कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या करना होता है कि आपने जो एक आई ए रिचर्ड ने एक आपको मेथड बताया ना किसी भी पोइम को या लिटरेरी वर्क को एनालाइज करने का, आपने उस तरह से उसको एनालाइज करना होता है. वो लिटरेरी वर्क क्या है कि उसके बारे में मतलब जब आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो आपके पास जो पोइम्स है ना या लाइन्स जो होती है ना वो आपके पेपर में दो तरह की आपको दी जा सकती हैं. या तो किसी नाउन पोइम की होती हैं या फिर अननाउन की होती हैं. नाउन पोइम में मतलब यानी आपको के सिलेबस में से ही दे देते हैं, मतलब आपकी क्लासिकल पोइट्री में से, अमेरिकन लिटरेचर में से या फिर मॉडर्न पोइट्री में से. लेकिन जो है अननाउन पोइम में जो है वो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो आपके सिलेबस में से देंगे. वो कहीं से भी लाइन उठा के दे सकते हैं, मैट्रिक लेवल की, इंटर लेवल की, BA लेवल की, कहीं की भी जो है ना आपको पोइट्री की लाइन्स जो है ना वो दे दी जाती है और आपको उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहा जाता है. अब क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो आपको जो आपकी नाउन पोइम होती है उनके बारे में तो आपको पता होता है कि इसका राइटर कौन है और काफ़ी हद तक आप उसके बारे में जानते होते हैं. लेकिन जो अननोन पोएम होती है उसका जो है राइटर आपको नहीं पता होता, उसका टाइटल आपने अपनी मर्जी का चूज़ करना होता है और बाकी जो है उसकी लिटरेरी डिवाइसेस को आपने बताना होता है, सिंबोलिज्म को, आयरनी को, उसके स्टाइल को, उसके लिटरेशन को, उसके पर्सोनिफिकेशन को, सिमिलिस को, मेटाफर्स को, हर चीज़ को जो है ना आपने डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस कर देना होता है. ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस हो जाता है. वन ऑफ द आर्टिकल्स वर रिटन बाय रोमन जैकबसन द मेन फोकस ऑफ स्टाइलिस्टिक वाज ऑन लिटरेरी टेक्स्ट रादर दैन द ऑथर. मतलब यानी स्टाइलिस्टिक का जो मेन फोकस है ना टेक्स्ट पे ज़्यादा होता है, मतलब यानी जो राइटर का वर्क होता है ना लिटरेरी उस पर ज़्यादा होता है बजाय इसके कि राइटर पे. इन द 19th सेंचुरी द फोकस वाज ऑन ऑथर. लेकिन जब 19th सेंचुरी में ये होता था कि यानी ऑथर पे जो था, राइटर पे जो था वो ज़्यादा फोकस किया जाता था. इन ग्रेट ब्रिटेन 2 इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स सच एज आई ए रिचर्ड एंड विलियम एप्सन केम ऑन द सीन एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये आई ए रिचर्ड ही है ना, इन्हीं का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इन्होंने प्रैक्टिकल टर्म क्रिटिसिज्म की जो टर्म थी ना वो इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि आपके पेपर में आपके सिलेबस का पार्ट होती है. दे मोर कंसनट्रेटेड ऑन द टेक्स्ट. इनका ज़्यादा जो तो इनकी तवज्जो थी ना वो टेक्स्ट पे थी. दे फॉर्म द ओपिनियन डैट रीडर्स गेट अफेक्टेड बाय द टेक्स्ट. उनको ऐसा लगता था कि जो टेक्स्ट होती है ना वो उस रीडर उससे ज़्यादा इंप्रेस होता है. दिस अप्रोच इज़ नोन एज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. इसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं. इज मैच्ड बाय अ सिमिलर क्रिटिकल मूवमेंट इन द USA एसोसिएटेड विद द क्लीन बुक्स और रीन वेलेक, ऑस्टिन वेरेंस एंड अदर्स कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म. यानी ये तमाम बुक्स हैं इसके बारे में जिनको न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है. दीज 2 मूवमेंट्स प्रूव क्रूशियल इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टाइलिस्टिक बिकॉज दे more emphasis on the literary text, especially on the language of text. मतलब यानी ये जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म था ना, इन्होंने क्रिटिसिज्म की वर्ड को एक न्यू डायरेक्शन दे दी थी क्योंकि इसमें जो था सब लोग जो थे ऑथर को भूल गए थे, लिखने वाले को भूल गए थे और जो उसका वर्क था ना वो ज़्यादा मैटर करने लगा था, स्पेशली उसके वर्क की, उसके जो टेक्स्ट की जो लैंग्वेज होती है, उसका जो स्टाइल होता है. दीज क्रिटिक्स डिड नॉट एनालाइज द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट वेरी मच. ये लोग जो थे वो इन्होंने टेक्स्ट की लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इसका एनालिसिस नहीं था कि बट पेड वेरी क्लोज अटेंशन टू द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. लेकिन उसके ज़ुबान पे जो था ना इनका मेन फोकस था कि यानी राइटर जो है वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहा है, वर्ड्स कौन से इस्तेमाल कर रहा है. अ डिफरेंट ऑल्थो कॉन्सेप्चुअली सिमिलर tradition of linguistic stylistic was established by British linguist in 1930s and came to be called British conceptualism. अब एक जो था एक ऐसा राइटर जो 1930 में जिसने जो थी इसकी एक यानी लिंग्विस्टिक की जो थी ना स्टाइलिस्टिक लिंग्विस्टिक की एक न्यू जो थी ना बुनियाद रखी ना, उसको ब्रिटिश कॉन्सेप्चुअलिज्म कहते हैं. Another development in stylistic is attributed to the scholars from Eastern Europe and Russia, which is known as Russian formalism.
अब इसके अलावा स्टाइलिस्टिक में जो थी ना मजीद कुछ स्कॉलर्स ने वर्क किया जिनको जो है रशियन फॉर्मलिज्म कहा जाता है। दिस ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक्स में जो थे मोस्टली लिंग्विस्ट जो लिंग्विस्टिक पे वर्क करने वाले होते हैं ना, लिंग्विस्टिक का नॉलेज रखने वाले, लिंग्विस्टिक को स्टडी करने वाले, वो डिफरेंट पीपल शामिल थे। लिटरेरी क्रिटिक्स एंड साइकोलॉजिस्ट, उसमें लिटरेरी क्रिटिक्स भी थे जैसा कि हमने उनको पढ़ा था ना, टी.एस. एलियट को, फिलिप सिडनी को, और इस तरह और कुछ साइकोलॉजिस्ट भी थे। दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग द टेक्सचुअल स्टडी इन द टेक्स्ट विच इज़ नोन एज फोरग्राउंडिंग थ्योरी। अब ये लोग जो थे किस पे काम कर रहे थे कि टेक्सचुअल स्टडी पे, कि टेक्स्ट को जो थे वो स्टडी करते थे, बहुत माइन्यूटली उसका जो थे मुशाहदा करते थे, उस पर ऑब्जर्वेशन करते थे, उसके स्टाइल को डिस्कस करते थे, और इसको जो था फोरग्राउंडिंग थ्योरी कहा जाता था। This view suggested some parts of text had more effects on the reader rather on the other in the terms of the interpretations। अब क्या है कि इस थ्योरी में मतलब इन राइटर्स ने जो टेक्स्ट पे जो थी रिसर्चेस वगैरह की थी ना, उसका रिजल्ट ये निकला था कि यानी जो टेक्स्ट जो होती है ना, टेक्स्ट के जो लैंग्वेज उसका जो स्टाइल होता है ना, वो रीडर्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। द टेक्सचुअल पार्ट्स वर लिंग्विस्टिकली डेविएंट और स्पेशली पैटर्न इन सम वे दस मेकिंग दैम फिजियोलॉजिकली साइलेंट और फोरग्राउंडेड फॉर रीडर्स। अब ये जो टेक्सचुअल पार्ट्स है इन्होंने टेक्स्ट की जो वो यानी एनालिसिस था ना, बिल्कुल रीडर्स के माइंड के अकॉर्डिंग, रीडर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग किया था। रोमन जैकोबिन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट influential in linguistic of 20th century and the reason of this influence was because he linked various schools of linguistic together। क्योंकि इसने मुख्तलिफ यानी जो रिसर्चेज या मुख्तलिफ जो इसके स्कॉलर्स थे ना, उनको इकट्ठा करके जो था ये सारे जो थे ना अपने आर्गूमेंट्स दिए थे। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्टाइलिस्टिक की। द जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक डैट इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टाइल ऑफ राइटर ऑफ द लिटरेरी आर्टिस्ट। मतलब किसी कोई भी लिटरेरी आर्टिस्ट की जो स्टाइल होता है ना, उसको स्टाइलिस्टिक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लुकास 1995 स्टाइलिस्टिक इज द इफेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज इन प्रोज टू मेक स्टेटमेंट और अरोज इमोशंस। के स्टाइलिस्टिक जो है ना, किसी भी प्रोज के या किसी भी ऐसे के या किसी भी लिटरेरी वर्क के जो है ना स्टाइल को कहते हैं, जिसमें जो है जिसकी वजह से रीडर्स में जो है रीडर कि कोई भी टेक्स्ट पढ़ के जो रीडर है वो कितना इंप्रेस होता है, उसमें कितने इमोशंस जो है ना वो उभरते हैं। स्टाइलिस्टिक कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्टाइल दैट आर प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। कि एक टेक्स्ट के अंदर जो डिफरेंट स्टाइल प्रेजेंट होते हैं ना, जो मौजूद होते हैं, और द अटरेंस ऑफ द करैक्टर या फिर करैक्टर के बारे में, यानी कितने अच्छे से जो है वो राइटर ने डिस्क्राइब किया होता है ना, जैसा कि हम वो नॉवेल्स की आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, तो वो स्टाइलिस्टिक कहलाती है। अकॉर्डिंग टू डेविड क्रिस्टल स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन एज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। यानी उसके यानी एक किसी भी टेक्स्ट के या किसी भी आर्ट लिटरेरी वर्क के जो लैंग्वेज वेरिएशंस होती है ना, कि जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसके बारे में, वो स्टाइलिस्टिक कहलाती है। इसके बाद जीएन लीच एज रिनोड लिंग्विस्टिक ओपिनियन दैट स्टाइलिस्टिक इज द लिंग्विस्टिक अप्रोच टू लिटरेचर एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड इट्स आर्टिस्टिक फंक्शन। कि लैंग्वेज और उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो आर्टिस्टिक फंक्शंस होते हैं, उसको जो बयान करने का अंदाज़ होता है ना, उसके रिलेशन को जो है लिटरेचर में जो है स्टाइलिस्टिक कहा जाता है। H.G. Widdowson says that stylistic involve both literary criticism and linguistics। अब इसका ये मानना है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक जब दोनों इकट्ठे होते हैं ना, तो वो स्टाइलिस्टिक कहलाता है। अकॉर्डिंग टू K.T. खदर स्टाइलिस्टिक इज़ द इंटेंसिव स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट ऑन द एडवांस लेवल। के एडवांस लेवल पे जो है जाके लिटरेरी टेक्स्ट की जो स्टडी होती है वो स्टाइलिस्टिक कहलाती है। इन द ओपिनियन ऑफ थॉमस केन स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स चॉइसेस द राइटर मेक टू एक्सप्रेस हिज हर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अफेक्टिव वे। कि यानी राइटर ने जो है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो है बयान करने के लिए कौन सा वे यूज़ किया है, कौन सा अंदाज़ अपनाया है, वो उसका स्टाइलिस्टिक कहलाता है। ये तकरीबन 10 डेफिनेशन है, इनमें से कोई सी 2-3 जो है ना अपने असाइनमेंट में ऐड कर लेनी है। स्टाइलिस्टिक कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज डेविएशंस और चॉइसेस ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड ऑफ द रेंज ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज। स्टाइलिस्टिक जो है स्टडी ऑफ लैंग्वेज में कहते हैं, उसमें जो है राइटर ने कौन सी लैंग्वेज चूज़ किया। मतलब इंग्लिश में एक लफ्ज़ के लिए कितने वर्ड्स होते हैं ना, मतलब अगर बच्चे को हम चाइल्ड भी कह लेते हैं, किड भी कह लेते हैं, तो आप डिफरेंट जो है ना वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कि अब राइटर जो है वो राइटर की मर्जी है ना, उसने अपने टेक्स्ट में कौन से वाला वर्ड लिया है। स्टाइलिस्टिक में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूजेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेज। अब राइटर ने जो है किन हालात के मुताबिक और जो है ना किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज को चूज़ किया है, वो भी स्टाइलिस्टिक में आ जाता है। अब नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एज वी नो डैट वेरी इंडिविजुअल नोन फॉर हिज हर स्टाइल। यानी हमें पता है कि यानी कोई भी इंसान जो है ना उसके स्टाइल की वजह से माना जाता है। वो चाहे आपके जो है ना ड्रेसिंग में आ जाए, चाहे आपके बोलने में आ जाए, चाहे आपके जो उठने बैठने में आ जाए। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड प्रोसेस सम काइंड ऑफ स्टाइल सूटेबल फॉर हिम। यानी हर बंदे का जो है ना अपना एक स्टाइल होता है। सिमिलरली एवरी राइटर हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसी तरह से हर राइटर का अपना एक लिखने का अंदाज़ होता है।
It is observed that every writer makes use of linguistic choices to describe the situation and portray his characters. अब क्या है कि ये तो देखा गया ना कि हर लिंग्विस्टिक जो राइटर होता है ना, वो अपनी मर्ज़ी के जो है लिंग्विस्टिक के स्टाइल को, अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज को जो है चूज़ करता है अपने करैक्टर्स को, अपनी स्टोरी को बयान करने के लिए. देयरफॉर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू स्टडी हाउ द राइटर्स मेक यूज़ ऑफ सर्टन स्ट्रक्चर्स इन देयर राइटिंग. इसलिए इस बात का मुताला करना जो है बहुत ज़रूरी है कि यानी कौन सा स्ट्रक्चर जो है और क्यों जो है वो राइटर चूज़ करता है. स्टाइलिस्टिक डील्स विद अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज वराइटीज़ एंड स्टाइल डैट आर पॉसिबल इन सर्टन डिफरेंट टेक्स्ट. अब स्टाइलिस्टिक में जो है इसी चीज़ का मुताला किया जाता है कि यानी कौन कौन सी लैंग्वेजेस की वैरायटी और स्टाइल्स हैं जो कि एक राइटर अपने टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं. देयर आर सर्टन पॉसिबिलिटीज़ फॉर द राइटर टू मेक द सिलेक्शन ऑफ फ्रॉम द वर्ड्स फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ स्टोर हाउस ऑफ द वर्ड सच एज सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, हेनोनियम्स एंड मेटोनियम्स. अब क्या है कि राइटर के पास एक बहुत बड़ा वेस्ट जो है ना वो एक स्टोर हाउस होता है, एक ज़ख़ीरा होता है अल्फाज का. अब राइटर जो है उसमें से अपनी मर्ज़ी के जो अल्फाज होते हैं ना वो चूज़ करता है. मतलब यानी एक जैसे वर्ड होता है उसका रोने का मतलब यानी इंग्लिश में क्राई भी होता है, शाउट भी होता है, वीप भी कह सकते हैं. अब ये तो राइटर की चॉइस होगी ना कि वो कौन से वाला वर्ड लेता है, कौन सा उसको ज़्यादा जो है उसके लिए अपनी सिचुएशन के, अपनी जो कंडीशन के हिसाब से सूटेबल लगता है. स्टाइलिस्टिक इज़ द डिस्टिंक्टिव वे टू यूज़ लैंग्वेज. स्टाइलिस्टिक जो है ना किसी भी ज़ुबान को इस्तेमाल करने का एक जो है एक अंदाज़ होता है. एनी प्रोज राइटर और अ पोइट और अ प्ले राइट यूजेस हिज यूनिक मेथड टू क्रिएट अ टेक्स्ट. अब चाहे वो प्रोज राइटर है, चाहे कोई पोइट जो है ना पोइट है, चाहे वो ड्रामाटिस्ट है, चाहे तो वो नॉवलिस्ट है, उसका जो है वो एक अपना एक स्टाइल रखता है किसी भी जो है ना टेक्स्ट को लिखने के लिए. एक यूनिक उसका मेथड होता है जिसको वो यूज़ करता है. द चॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक units made by the writer reflects his or her ego and social cultural aspects which characters and situation exist. Paul Simpson says why should we do stylistic. हमें stylistic को क्यों स्टडी करना चाहिए. टू डू stylistic is to explore language. stylistic जो है किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी वजाहत के लिए होती है. एंड मोर स्पेसिफिकली टू एक्सप्लोर क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज यूज़, और किस तरह से वो लैंग्वेज जो है क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल की गई है इसको एक्सप्लोर करती है. डूइंग स्टाइलिस्टिक देयर बाय रिचेज़ और वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. तो जब अगर हम स्टाइलिस्टिक को स्टडी करते हैं तो इससे जो हमारा लैंग्वेज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो सोचने का अंदाज़ होता है ना, वो ब्रॉड हो जाता है. एंड एज ऑब्जर्व एक्सप्लोरिंग लैंग्वेज ऑफर्स अ सब्सटेंशियल परचेज ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट. और हमें लिटरेरी टेक्स्ट जो है ना उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है. सिंस स्टाइलिस्टिक इज़ द बॉर्डर लाइन डिसिप्लिन बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो हम ये कह सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक जो है ना एक बॉर्डर लाइन की तरह है, एक हदूद की तरह है, जो बाउंड्री लाइन होती है ना उसकी तरह है लैंग्वेज और लिटरेचर के दरमियान. इट फोकसेस ऑन लैंग्वेज एंड यूज़ इन बोथ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट. मतलब यानी कोई भी लिटरेरी वर्क है या नॉन लिटरेरी वर्क है, उसकी कोई ना कोई लैंग्वेज तो होती है ना, कि कोई भी बुक हो, कोई भी स्टोरी हो, वो किसी ना किसी तो लैंग्वेज में लिखी जाती है ना. इट कंसिडर्स मैनी डिसिप्लिन सच एज लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड सो ऑन. कि यानी वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकती है लेकिन उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर होती है. स्टाइलिस्टिक लुक एट द स्टाइल फ्रॉम द लैंग्वेज एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स. अब स्टाइलिस्टिक जब इसको किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उसके कुछ पहलू होते हैं. स्टाइल एज अ चॉइस. In this the writer makes certain choices of words and expression to describe the situation and the characters. अब इसमें जो है ना राइटर अपनी चॉइस का इस्तेमाल करता है, अपनी जो है ना अपनी पसंद के जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल करता है अपनी सिचुएशंस को और करैक्टर्स को बयान करने के लिए. द पोइट मेक यूज़ ऑफ सर्टन वर्ड्स और एक्सप्रेशन टू हाईलाइट हिज और हर इंस्टेंटली फैल्ट इमोशन. मतलब वो जो उसके जज्बात होते हैं ना उसके लिए उसको जो मुनासिब अल्फाज लगते हैं ना वो इनका इस्तेमाल करते हुए अपनी पोइट्री में या अपने वर्क में जो है उनको ऐड कर लेता है. स्टाइल एज अ डेविएशन. Here the writer avoid the standard style of writing and make use of deviation to sound stylistically significant. राइटर जो है ना अपने वो हालात के मद्देनजर जो है ना वो स्टाइल को चूज़ करता है. हेयर द राइटर अवॉइड द स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड मेक यूज़ ऑफ डेविएशन टू साउंड स्टाइलिस्टिकली सिग्निफिकेंट. इन अदर वर्ड द राइटर डज नॉट कन्फर्म द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग. मतलब राइटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं चूज़ करते, यानी ये ऐसा नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा उनका वर्क जो है वो लिटरेरी हो लेकिन उसके लिए वो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा बॉम्बेस्टिक यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करें, डिफिकल्ट वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें. दैट वी कैन से दैट राइटर हैज़ अ पोएटिक लाइसेंस टू ब्रेक द रूल्स ऑफ ग्रामर. मतलब राइटर के पास जो है ना वो इस बात का लाइसेंस होता है कि वो ग्रामर के रूल्स के खिलाफ भी जा सकता है. स्टाइल एज अ सिचुएशन. हेयर द सिचुएशन इज़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टेक्स्ट कम्स टू लाइफ. इसमें जो है सिचुएशन आ जाती है कि सिचुएशन को देख के जो है ना वो टेक्स्ट का स्टाइल रखता है. द सिचुएशन के कुड बी सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और पैराग्मेटिक. वी कम टू नो द सिचुएशन इन लिटरेरी टेक्स्ट वी आर द स्टाइल ऑफ द राइटर. कि यानी किस सिचुएशन के बारे में, किन हालात के बारे में जो राइटर है ना वो बात कर रहा है तो उसका स्टाइल भी जो है ना उसी तरह का होगा. मतलब अगर वो कोई रिलीजियस टॉपिक है तो वो रिलीजियस वे में उसमें बात करेगा, अगर पॉलिटिकल टॉपिक है तो पॉलिटिकल वे में उस पर बात करेगा. Style as the temporal phenomena. Here the time factor plays an important role when a writer wants to write a text. He or she has to consider the time factor. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो
टेम्पोरल फिनोमिना करता है कि यानी जब भी कोई राइटर कोई टेक्स्ट लिखता है तो उसको जो है टाइम फैक्टर देना पड़ता है, मतलब अपनी एज को, अपने ज़माने को देखना पड़ता है। अब वो देखना पड़ता है कि उसकी लैंग्वेज, उसकी एज की डिमांड कौन सी लैंग्वेज है, कौन से वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर रोड द प्लेज एंड यूज लैंग्वेज दैट वाज रेलिवेंट टू हिज पीरियड। ज़ाहिर सी बात है शेक्सपियर ने अपने ज़माने की इंग्लिश लिखी थी। अब हमने जो चौसर को पढ़ा है उसने जो थी वो चौसर ने अपने टाइम की ओल्ड इंग्लिश में लिखा था। द मॉडर्न प्ले राइट्स डू नॉट राइट द सेम वे एज द शेक्सपियर डिड। अब जो है चौसर की इंग्लिश में और शेक्सपियर की इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है राइटिंग स्टाइल में। अब अगर शेक्सपियर के राइटिंग का, उसके ड्रामाज का जो है, उसके राइटिंग्स का मुकाबला आज के मॉडर्न राइटर्स के साथ किया जाए, मॉडर्न प्लेस के साथ किया जाए, तो वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। देयर इज़ द मार्क डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड इंग्लिश एंड द न्यू इंग्लिश। इसी वजह से ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश जो है ना, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। स्टाइल एज एन इंडिविजुअल, इट इज़ ऑफन सेड दैट मैन इज़ नोन बाय स्टाइल। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर इंसान का अपना स्टाइल होता है। एवरीवन इज़ यूनिक इन स्टाइल ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। हर बंदा अपने अंदाज में बोलता है, बात करता है, लिखता है। देयर इज सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो यानी वो स्टाइल जो है ना वो राइटर का अपना भी हो सकता है कि वो उसका अपने स्टाइल में जो है ना उसको लिखे। देयर इज़ अ ट्रिमेंडियस स्कोप फॉर द स्टडी ऑफ स्टाइलिस्टिक। देयर आर मेनी राइटर्स इन द वर्ल्ड who have written about the direct experience of their lives। मतलब यानी स्टाइलिस्टिक का जो स्कोप है ना वो बहुत ही वेस्ट है, क्योंकि बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के बारे में लिखा है। मतलब हमने काफ़ी राइटर्स ऐसे पढ़े हैं ना जो जिनके बारे में हमने ऑटोबायोग्राफिकल भी क्वेश्चन किया था कि वो उनके जो उन्होंने जो वर्क किया है ना उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी ऐड की है। द लैंग्वेज स्टाइल्स ऑफ द राइटर्स आर वर्थ स्टडिंग टू द अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक बिहेवियर ऑफ हिज और हर करेक्टर। मतलब किसी भी वो राइटर के वर्क को या उसके करेक्टर्स को समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लैंग्वेज स्टाइल को भी समझें। इंडिविजुअल स्टाइल्स आर ऑल्सो वर्थ स्टडिंग बिकॉज दे गिव अस इंसाइट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज इन विच द इंडिविजुअल मूव्स। इंडिविजुअल स्टाइल में मतलब एक राइटर का जो अपना पर्सनल स्टाइल है ना जो उसको इस्तेमाल करता है, तो वो भी समझ जो है इंसान को हमें जो है लिंग्विस्टिक पढ़ते हुए स्टडी करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वो किन हालात से गुजर रहा है, किन हालात के पेश नज़र जो है ना उसने ये वर्क लिखा है या ये राइटर ये टेक्स्ट लिखी है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटरेरी लैंग्वेज कैन नॉट बी अवॉइडेड। यानी इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वी कैन अप्रिशिएट द लिटरेरी टेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड इन टेक्स्ट। हम यानी जब भी किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें उसकी जो लैंग्वेज है ना वो तभी समझ आती है अगर हम उसकी लैंग्वेज के स्टाइल के बारे में हमको नॉलेज। द लिटरेरी टेक्स्ट आर बेटर अंडरस्टैंड विद द टूल्स यूज इन द स्टाइलिस्टिक सच एज डेविएशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, फोरग्राउंडिंग, डिस्कोर्स एक्सेट्रा। मतलब ये उसके जो है ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ जो है ना जैसे कहते हैं ना औजार होते हैं, जिनको अगर इनके बारे में अगर आपको पता हो ना तो आप उसको आसानी से उस टेक्स्ट को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसका जो है जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच, डेविएशन वगैरह ना, इनकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है मैं आपको दूसरे लेक्चर में करवाती हूँ। दस द स्टडी ऑफ स्टाइलिस्टिक पेव्स द वे टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एज एडवांस लेवल, ब्रिंगिंग आउट द नुएंसेस ऑफ लैंग्वेज यूज। अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो देख लेते हैं। There are some advantages and disadvantages of stylistic. Its strength lies in the fact that students at the advanced level are made aware of the social aspects of language and language variations. कि इसकी वजह से स्टाइलिस्टिक की वजह से राइटर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको बड़ी हेल्प मिलती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को जो है एडवांस लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। उनको लैंग्वेज के बारे में और लैंग्वेज में होने वाली वेरिएशंस के बारे में, चेंजेस के बारे में पता चल जाता है। इट हेल्प्स टू डेवलप द स्टूडेंट्स एनालिटिकल अप्रोचेज। स्टूडेंट्स में जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना एनालिटिकल बनाती है, मतलब यानी उनमें हर चीज़ को एनालाइज करने का जो है ना एक मेथड होता है ना वो आ जाता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन स्टूडेंट्स आर asked to do the stylistic analysis of the poem Daffodil, they are expected to study the diction। जाहिर सी बात है जब किसी पोइम को जो है फर्ज करें कि वो डैफोडिल पोइम है, उसका एनालिसिस करने के लिए दिया जाता है स्टूडेंट को, तो वो उसकी डिक्शन को देखेंगे, उसकी वर्डिंग को देखेंगे, द यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, इमेजरी एंड पोएटिक डिवाइसेस रिलेटेड टू द साउंड। तो ये सारी चीज़ें वो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो वो पोइम का जो है एनालिसिस हो जाएगा। एंड द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरप्रेटेड द टेक्स्ट इनहांस। मतलब यानी वो स्टूडेंट जो है उस पोइम को कितना डीपली उसको जानता है, कितना डीपली उसको समझ है, तो वो इसके एनालिसिस से ही, उसके स्टाइल से ही पता चलता है। इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू यूज एनालिटिकल स्टाइल इन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। इसके अलावा इससे उसकी जो किसी डिस्कोर्स जो है ना टेक्स्ट को ही कहते हैं कि यानी उसके रिटन और स्पोकन की जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं वो भी डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स कैन यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली इन रिटन और ओरल कम्युनिकेशन इन वेरियस सिचुएशन। मतलब बाज़ औक़ात में उसको जब स्टूडेंट को कहीं प्रेजेंटेशन देना पड़ती है, कहीं बोलना पड़ता है, तो उसके पास जो है नॉलेज जो है ना वो इतना वेस्ट हो जाता है, उसके पास नॉलेज लैंग्वेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकता है। टर्न टेकिंग पैटर्न्स इन नॉवेल्स एंड प्ले कैन रिफ्लेक्ट पावर रिलेशन विद द रिलेशन थ्रू स्टाइलिस्टिक। इसके अलावा मतलब डिफरेंट नॉवेल्स और प्लेज में होता है कि यानी अचानक से जो सिचुएशन है ना वो यू टर्न ले लेती है, अचानक से जो हालात है ना वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, तो वो भी स्टाइलिस्टिक के जरिए हमें पता चलता है। वन कैन अंडरस्टैंड द फिगरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग डेविएशंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फोरग्राउंडिंग वाइल स्टडिंग द स्टाइलिस्टिक। मतलब जब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, ये सब उसका ही
पार्ट होती हैं किसी भी क्रिटिकल एनालिसिस का। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसको स्टाइलिस्टिक को स्टडी करते हैं ना, तो हमें एक एक फिगर ऑफ स्पीच का पता चल जाता है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक। राइम एंड साउंड पैटर्न, लैंग्वेज वेरिएशन, डायलैक्ट एंड रजिस्टर मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टडी। मतलब ये सारी चीज़ें भी हम इससे हमें पता चल जाती हैं कि राइटर ने राइम स्कीम कौन सी यूज़ की है, साउंड पैटर्न कैसे इस्तेमाल की है, लैंग्वेज वेरिएशन कैसे की है, डायलैक्ट्स को और रजिस्टर कौन सा इस्तेमाल किया है। स्टाइलिस्टिक इज लिमिटेड टू द phonological and morphological and syntactical relations of the words and expression. It can't be beyond for the study of meaning. मतलब ये स्टडी ऑफ मीनिंग से परे नहीं जा सकता। इसका जो स्कोप है ना, इसका जो एरिया है ना, वो फोनोलॉजिकल तक है, मॉर्फोलॉजिकल तक है और सेंटेंस स्ट्रक्चर तक है। इट डज़ नॉट डील विद द सोशल एंड कल्चरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। इसमें किसी भी वर्ड के जो सोशल और कल्चरल मीनिंग होते हैं ना, उसका मुतालिया नहीं किया जाता। पैराग्राफिक मीनिंग ऑफ द अटरनेस इज़ नॉट कंसिडर्ड इन स्टाइलिस्टिक। दिस स्टडी इज़ लिमिटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। इसकी जो स्टडी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज तक लिमिटेड होती है। और कंक्लूजन करते हैं, स्टाइलिस्टिक एज लैंग्वेज इज एट द कोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग लिटरेचर स्पेशली पोइट्री। यानी स्टाइलिस्टिक और लैंग्वेज है ना, ये किसी भी राइटर के वर्क को समझने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली पोइट्री को, क्योंकि ज़्यादातर हमें जो एनालिसिस है ना पोइट्री का ही करना पड़ता है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ यूजफुल टर्म्स एंड डिवाइसेज इन द पोइट्री। मतलब किसी भी पोइम की हमें ज़्यादा अच्छे से समझ तभी आ सकती है जब हमें उसके पोइट्री में यूज़ होने वाली सारी टर्म्स का पता हो। द लैंग्वेज ऑफ अ पोइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ अ प्रोज राइटर। मतलब एक पोइट की जो लैंग्वेज होती है ना, वो प्रोज राइटर से बहुत मुख्तलिफ होती है। इन द सेंस बट दैट पोइट यूजेज अनकन्वेंशनल लैंग्वेज अडॉप्टिंग द वेज ऑफ डेविएशन एंड फोरग्राउंडिंग, वेयर एज प्रोज राइटर फॉलोज द कन्वेंशनल ऑफ द लैंग्वेज यूज। अब यानी जो प्रोज राइटर्स होते हैं ना, जैसे आपने बेकन को पढ़ा था, रसल को पढ़ा था, जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ा था, तो वो यानी सीधी सीधी जो एक रवायती ज़ुबान चलती आ रही होती है ना, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब कोई भी पोइट जो है वो पोइट्री लिखता है, तो उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि इंक्लूड हो जाती हैं। Therefore, one must investigate in the usage of lexical items and exceptional sentence structure in order to drive the aesthetic pleasure as well as complete satisfaction of understanding the nuances of language in the text under the consideration. तो इसलिए ये किसी भी जो है स्टाइलिस्टिक में ये चीज़ आ जाती है कि आप किसी भी लैंग्वेज को जो है उसका जब उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके राइटर के स्टाइल को समझ लेते हैं, तो आप उसकी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें होने वाले अप्स एंड डाउन्स की आपको सारी अच्छे से समझ आ जाती है। ये तो था हमारा इसका जो है एक लेक्चर हमने कर लिया। बाकी इसकी जो जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी फिगरेटिव एनालिसिस हैं, इसके टाइप्स वगैरह पे जो है ना शॉर्ट नोट्स हैं, वो मैं आपको उसका लेक्चर नेक्स्ट इंशाल्लाह देती हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।